द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिटिश भारत के सबसे शक्तिशाली पद पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं, वायसरॉय। और हमारे पास जो स्रोत है वो 1857 के गदर से लेकर 1947 की आज़ादी तक इस कुर्सी पर बैठे सबसे अहम लोगों का एक तरह से कच्चा चिट्ठा पेश करते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत हर वायसरॉय के काम को दो हिस्सों में बांटते हैं। बिल्कुल, एक तरफ है सुधारात्मक कार्य, मतलब रिफॉर्मेटिव एक्शंस, जैसे नए कानून, यूनिवर्सिटीज, रेलवे। और दूसरी तरफ है दमनकारी कार्य, यानी रिप्रेसिव एक्शंस। विद्रोह को कुचलना, प्रेस पर पाबंदी वगैरह। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये दो चेहरे एक ही सिक्के के कैसे थे। क्या ये सुधार सच में भारत की भलाई के लिए थे, या फिर साम्राज्य की पकड़ मजबूत करने का एक और तरीका? बिल्कुल। चलिए 1857 के उस तूफान से शुरू करते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1857 की क्रांति के वक्त लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। अच्छा। और क्रांति के बाद 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ तो सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। और कैनिंग बन गए भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय। हाँ, तो ये सिर्फ एक टाइटल का बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट था। बिल्कुल। कैनिंग के दौर में कुछ सुधार भी हुए, जैसे 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज की स्थापना भी हुई। ये तो सुनने में काफी प्रोग्रेसिव लगता है। ऊपरी तौर पर बिल्कुल, लेकिन इसी दौर में 1857 के विद्रोह को जिस बेरहमी से कुचला गया उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और एक और मजेदार बात है जो अक्सर छूट जाती है, 1859 की व्हाइट म्यूटिनी। व्हाइट म्यूटिनी ये क्या था? यह ईस्ट इंडिया कंपनी के ही ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह था जो क्राउन के शासन में अपने भत्तों को लेकर नाराज थे। अच्छा, मतलब अंग्रेजों के अपने खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं था। बिल्कुल, अंदर भी खींचतान चल रही थी। कैनिंग के बाद आए लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इनके समय में हाई कोर्ट्स बने, शिमला को समर कैपिटल बनाया गया। हाँ, लेकिन एक पैटर्न सेट हो रहा था। एक हाथ से इंस्टीट्यूशन बनाओ, दूसरे हाथ से विरोध को दबाओ। सही पकड़ा। और ये पैटर्न, ये विरोधाभास अपने चरम पर पहुंचा लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, इनके बारे में पढ़कर तो ऐसा लगता है कि दमन ही इनकी एकमात्र पॉलिसी थी। आप ऐसा कह सकते हैं। लिटन के फैसलों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सबसे कठोर चेहरा दिखता है, जैसे कि 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। हाँ, सोचिए, इसका सीधा मतलब था कि अगर किसी भारतीय भाषा के अखबार ने सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखा तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस ही जब्त हो सकती थी। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सीधा हमला था। और उसी साल आर्म्स एक्ट भी आया, जिसने भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना गैर कानूनी बना दिया, जबकि अंग्रेजों पर यह लागू नहीं होता था। नहीं होता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, ICS मतलब इंपीरियल सिविल सर्विसेज में एंट्री की उम्र 21 से घटाकर 16 साल कर दी। 16 साल? हाँ, 16 साल। आज तो 16 साल की उम्र में बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब साफ था कि वो भारतीयों को बाहर रखना चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन लिटन के दौर की सबसे शर्मनाक तस्वीर जो हमारे स्रोत पेश करते हैं वो है 1877 का दिल्ली दरबार। 1876 से 78 के बीच भारत एक भयानक अकाल से गुजर रहा था। लाखों लोग भूख से मर रहे थे। और उस बीच लिटन दिल्ली में एक आलीशान दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दे रहे थे। यकीन करना मुश्किल है, एक तरफ लाखों लोग मर रहे और दूसरी तरफ इतना बड़ा जश्न। ये सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज था। बिल्कुल सही। ये एक संदेश था कि साम्राज्य का वैभव, उसकी शान, लाखों भारतीयों की जान से ज्यादा जरूरी है। लिटन की नीतियों ने जाहिर है पूरे भारत में गुस्सा भर दिया होगा। हाँ, तो लंदन ने इस बढ़ते दबाव को महसूस किया। और शायद इसीलिए इसके बाद जो वाइसरॉय आए, लॉर्ड रिपन, वो लिटन से बिल्कुल उल्टे नजर आते हैं। एक तरह का डैमेज कंट्रोल कह सकते हैं। उन्होंने आते ही सबसे पहले लिटन के सबसे बदनाम कानून वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने म्यूनिसिपल बोर्ड्स और लोकल बॉडीज को ज्यादा अधिकार दिए। मजदूरों के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट भी लाए। और भारत की पहली पूरी सेंसस भी उन्हीं के समय में हुई। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो एक जेन्युइनली उदार वाइसरॉय थे? कहा तो जाता है, लेकिन उनकी उदारता की भी एक सीमा थी। अच्छा। इसका सबसे बड़ा सबूत है इल्बर्ट बिल विवाद।
इस बिल का मकसद था भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना। ये तो बराबरी की बात हुई, इसमें क्या विवाद था? विवाद ये था कि भारत में रह रहे अंग्रेजों ने इसका इतना जबरदस्त विरोध किया, मतलब सड़कों पर उतर आए कि सरकार को झुकना पड़ा। हाँ, बिल को बदलना पड़ा। मतलब जब बराबरी की बात खुद अंग्रेजों पर आई तो सारी उदारता हवा हो गई। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना नस्लभेदी था। बिल्कुल। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अगले वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। यानी भारतीयों को समझ आ गया था कि उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए एक संगठित मंच की जरूरत है। हाँ, अब हम 20वीं सदी की दहलीज पर हैं और यहाँ एंट्री होती है लॉर्ड कर्जन की। 1899 से 1905। एक ऐसा नाम जिसने भारत पर शायद सबसे गहरा और लंबा असर छोड़ा। कर्जन एफिशिएंसी के बादशाह थे, लेकिन उतने ही निरंकुश भी। उन्होंने पुलिस प्रशासन को सुधारने के लिए पुलिस कमीशन बनाया, यूनिवर्सिटीज पर सरकारी कंट्रोल बढ़ाने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया। यहाँ तक कि भारत की ऐतिहासिक इमारतों को बचाने के लिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भी लाए। हाँ, ये सब उनके सुधारात्मक काम थे। लेकिन कर्जन का जो सबसे कंट्रोवर्शियल और इम्पैक्टफुल फैसला था वो था 1905 का बंगाल विभाजन। बिल्कुल। तर्क दिया गया कि बंगाल बहुत बड़ा सूबा है और प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है। क्या ये सच था? ये आधा सच था। बंगाल वाकई बड़ा था, लेकिन विभाजन का तरीका देखिए। कैसे? उन्होंने बंगाल को ऐसे बांटा कि एक हिस्से में हिंदू मेजॉरिटी हो गई और दूसरे में मुस्लिम मेजॉरिटी। अच्छा। असली मकसद था बंगाल में पनप रहे राष्ट्रवाद का केंद्र तोड़ना और हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना। बाटो और राजगरों की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण। एग्जैक्टली। और इसका नतीजा उनकी सोच के बिल्कुल उलट हुआ। क्या हुआ? विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, जिसने पूरे देश में राष्ट्रवाद की ऐसी आग लगाई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। कर्जन के बाद आए लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनके समय में बाटो और राजगरों की नीति को और आगे बढ़ाया गया। हाँ, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और फिर 1909 में आए मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इन सुधारों ने भारतीय राजनीति में एक ऐसा जहर घोला जिसका असर आज तक है। आप पृथक निर्वाचक मंडल की बात करें, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बिल्कुल। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। इस एक फैसले ने भारतीय समाज और राजनीति को धर्म के आधार पर आधिकारिक तौर पर बांट दिया। इसकी नींव कर्जन ने रखी और इमारत मिंटो ने खड़ी कर दी। आप ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद तो घटनाओं की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। लॉर्ड हार्डिंग के समय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ गई। और फिर आए लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। इस दौर में गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। और चेम्सफोर्ड का कार्यकाल भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक का गवाह बना। आप 1919 के रॉलेट एक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। मतलब सरकार किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। और इसी के खिलाफ देश भर में विरोध हुए। और ऐसे ही एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिक नींव हिला दी और गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करने पर मजबूर कर दिया। जलियांवाला बाग के बाद स्वतंत्रता संग्राम का चरित्र ही बदल गया। बिल्कुल। अब बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। 1926 से 1931 इनके समय में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका हर जगह साइमन गो बैक के नारों से स्वागत हुआ, क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। हाँ, ये भारतीयों के लिए एक अपमान जैसा था। इसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और फिर 1930 में गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसी दौर में एक तरफ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों की गतिविधियां भी चरम पर थीं। और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। लेकिन उसी साल 23 मार्च को इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। ये एक बहुत ही तनावपूर्ण दौर था। हाँ, पैक्ट के बावजूद फांसी न रुकवाने को लेकर गांधी जी की बहुत आलोचना भी हुई। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी अलग अलग धाराएं थीं। आजादी की लड़ाई का आखिरी और सबसे निर्णायक दौर लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया। 1936 से 1944 तक।
ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। और 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, अंग्रेजों के लिए करो या मरो का सीधा संदेश। इस अगस्त क्रांति को बहुत बेरहमी से कुचला गया। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसी दौरान 1943 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा। इसका विश्व युद्ध से क्या लेना देना था? सीधा लेना देना था। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए बंगाल से भारी मात्रा में अनाज ब्रिटेन और मित्र देशों की सेनाओं के लिए भेजा जा रहा था। अच्छा। प्रशासनिक लापरवाही और इस अनाज के डाइवर्जन ने मिलकर एक ऐसे अकाल को जन्म दिया जिसमें 20 से 30 लाख लोग मारे गए। मतलब ये एक मानव निर्मित त्रासदी थी। बिल्कुल। और फिर अंत में आते हैं लॉर्ड माउंटबैटन, मार्च 1947, भारत के आखिरी वाइसराय, जिनका एक ही काम था सत्ता का हस्तांतरण करना। और यह हस्तांतरण हुआ जून 3 प्लान के तहत, जिसने भारत के विभाजन की रूपरेखा तैयार की। माउंटबैटन ने प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया, जिसके चलते आजादी तो मिली, लेकिन विभाजन की एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसका दर्द आज भी महसूस होता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो इन वाइसराय की कहानी विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट, सिविल सेवा जैसे इंस्टीट्यूशनल ढांचे हैं, तो दूसरी तरफ दमन, शोषण और बांटो और राज करो की एक सोची समझी नीति। उनकी विरासत बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, आज भी हमारा प्रशासनिक और कानूनी ढांचा काफी हद तक उसी दौर की देन है, लेकिन बंगाल का विभाजन हो या पृथक निर्वाचक मंडल का फैसला, उन्होंने ऐसी दरारें भी पैदा की जिन्हें भरना आज तक मुश्किल साबित हो रहा है। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत कामों को सुधारात्मक और दमनकारी के दो खानों में बांटते हैं, पर क्या ये इतना सीधा है? ये एक अच्छा सवाल है। सोचिए, रेलवे का निर्माण, जिसे एक महान सुधार और विकास का प्रतीक माना जाता है, हाँ, क्या वो साथ ही साथ फौज को देश के कोने कोने तक तेजी से पहुंचाने और भारत के कच्चे माल को बंदरगाहों तक लाकर इंग्लैंड भेजने, यानी आर्थिक शोषण का एक शक्तिशाली जरिया नहीं था? इस पर जरूर सोचिए।